नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन यानी कि वीकली एक्सपायरी, ज़्यादा इस बार तो मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले का सत्र थोड़ा सा वॉलेटाइल आज ज़रूर देखने को मिला, जहां पहले शुरुआत कमज़ोरी के साथ हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के क्यूज़ कमज़ोर थे, लोअर लेवल से फिर एक बढ़िया पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा मार्केट्स में और उसके बाद फिर हायर लेवल से वापस सेल ऑफ इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पहले बिकवाली के साथ शुरुआत, फिर रिकवरी के बाद हायर लेवल से सेल ऑफ इंडेक्स में देखने को मिला। बाइंग थी आज फार्मा स्पेस में, करीब 1% की तेज़ी देखने को मिली और वो अच्छे नंबर्स का रिएक्शन अलग अलग स्टॉक्स में देखने को मिला। मिसाल तौर पे बायोकॉन बढ़िया तेज़ी में कामकाज कर रहा था, सिंजीन उसकी तर्ज पे वहाँ चलता हुआ दिखाई पड़ा। लॉरस लैब आज 6-7% तेज़ी में रहा। अब ग्रेन्यूल्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। सन फार्मा, टैरो का इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसे अदरवाइज पूरे फार्मास्यूटिकल स्पेस में खरीदारी थी। की हाईलाइट में आज आपको मिड कैप हर निशान दिखाई पड़ेगा, 1/4% की बढ़त थी वहाँ पे। निफ्टी बैंक आधा % नीचे ट्रेड कर रहा था। आईटी में खरीदारी थी, ऑटो में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। फ्लैटिश साइड पे दोनों इंडिसेस जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। सेलेक्टिव स्टॉक्स में मूव था, पीएसयू बैंकिंग बास्केट बैकफुट पर चला गया। रिएक्शन था रिजल्ट्स का प्लस न्यूज़ फ्लोज का। तो अच्छे रिजल्ट्स के रिएक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा डिक्सन टैक जोरदार तेजी वहाँ देखने को मिली, 6-7% के आसपास का उछाल। अशोक लेलैंड के भी नंबर्स अच्छे थे, हालांकि नंबर्स के बाद में प्रॉफिट टेकिंग प्री पोजिशनिंग वजह से कुछ हद तक आती हुई दिखाई पड़ी। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में आज थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही थी। न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट रहा। दीपक नाइट्राइट पर भी बड़ी केपेक्स जो उन्होंने किया है उस केपेक्स का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा और करीब 8-9% की तेज़ी वहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा प्रेशर रहा आज कमेंट्स में एक नंबर्स का रिएक्शन तो था ही, साथ उन्होंने गाइडेंस भी अपनी कहा कि वो गाइडेंस नहीं देंगे। तो गाइडेंस नहीं देने की बात का रिएक्शन भी मार्केट ने दिया और करीब 10% तक नीचे कमेंट्स का स्टॉक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो हेवी सेल ऑफ वहाँ पर था। तो कैपिटल गुड स्पेस में वैसे भी नंबर्स का रिएक्शन रहा ही है। सीमेंस के नंबर अच्छे थे, लेकिन एलएनटी के नंबर्स के ऊपर रिएक्शन नेगेटिव रहा। फिर अब कमेंट्स के नंबर आए तो वहाँ पर भी नेगेटिव रिएक्शन ही आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल प्रेशर साइड पे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स कामकाज कर रहे थे, लेकिन अदरवाइज मार्केट में ब्रॉडर मार्केट्स तो वीक नहीं थे। 1500-1550 शेयर तेज़ी में थे, करीब 1300 शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ब्रॉडर मार्केट्स तो खरीदारी में ही थे मोर लेस, लेकिन एक इंडेक्स जो था वो दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और बहुत ही सीमित दायरे के अंदर आज फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा था। कल के लिए क्यूज़ में देखिए एफ&ओ के ही नंबर्स अभी भी अवेटेड हैं। निफ्टी के तो नंबर्स अभी कल नहीं हैं, लेकिन जी एंटरटेनमेंट, सेल, आईएक्स ऐसी कंपनियाँ, इनके कल नंबर्स आने वाले हैं। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है एंड धीरे धीरे वो फुटसी रीबैलेंसिंग का इम्पैक्ट और ये बाकी चीज़ें भी पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगी। तो वो चीज़ों को आप अदरवाइज ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मोर और लेस मार्केट्स में एक बड़ा वॉलेटाइल सेशन आज के सत्र में देख ही लिया हमने, एक रेंज बाउंड ट्रेड देख ही लिया। इंडेक्स वाइज जो जानकार मान रहे हैं कि 18,450 ऊपर और 18,250 नीचे अगर वो होल्ड करता है तो वो होल्ड नहीं करता तो 18,180 फिर 18,060, ये 3 लेवल्स हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। इन लेवल्स को होल्ड करने के बाद इंडेक्स में ऊपर के लेवल्स 18,450 ब्रीच करता है तो करीब 650 के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये मोटी रेंज है। निफ्टी बैंक के केस में 44,150 के आसपास रेजिस्टेंस है, 43,800 43,600 के आसपास सपोर्ट, थोड़ा बहुत इंडेक्स वहाँ पर दिख रहा है। तो ये कुछ मोटी रेंज है जो कि इंडेक्स के लिए एटलीस्ट आप फॉलो करके चल सकते हैं। अब सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, पिकअप 1 फॉर लॉन्ग टर्म, कमिंस और सीमेंस। सर सीमेंस प्रेफरेबली ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सीमेंस पहले तो नंबर्स के ऊपर वैसे तो दोनों ही बहुत चले हैं, लेकिन सीमेंस इसलिए कि नंबर के बाद रिएक्शन आया, रिएक्शन के बाद वो बड़ा जग दे चुका है। कमिंस के केस में भी गाइडेंस देंगे नहीं, वन एनालिस्ट कॉल बाकी है, ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स बाकी हैं, उसके बाद कोई भी टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आउट राइटली अगर आप पूछोगे तो सीमेंस की पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। एटलीस्ट वहाँ ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ आ चुके हैं, कमेंट्री आ चुकी है, नंबर्स आ चुके हैं और एक बड़ा नी जर्क रिएक्शन भी आ चुका है। सो वहाँ पिक्चर ज़्यादा बेहतर है आज के सिनेरियो में। अब कल के सिनेरियो में पता नहीं कमेंट्स को लेकर क्या बिटवीन द लाइन आती है, क्या कमेंट्री बोलते हैं, क्या एनालिस्ट कॉल बोलते हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन सो फार उनकी कमेंट्री या नंबर्स के हिसाब से सीमेंस इज इन अ बेटर पोजीशन टू लुक फॉर, और एल&टी इज द बेस्ट वन अमंग ऑल। बायोकॉन 250 की एवरेज पर है और ऐड और कर सकते हैं क्या? सर अगर बायोकॉन 250 के तो ऊपर ही मेरे ख्याल से पहुंचा हुआ है सिद्धार्थ जी।
लेकिन 180 से चला हुआ शेयर है। 1 2 नंबर्स अच्छे हैं इस क्वार्टर के इनके, चाहे वाई बेसिस के नंबर देख लीजिए या फिर अनुमान से नंबर्स देख लीजिए, दोनों ही बेटर थे। वाई बेसिस पे भी नंबर्स अच्छे थे और 200 करोड़ रुपए के आसपास, 250 करोड़ का अनुमान था, 300 प्लस करोड़ के नंबर मुनाफे में दिए हैं। मार्जिन, एबिटा और रेवेन्यू सभी पैरामीटर में अनुमान से बेटर साइड पे नंबर इस क्वार्टर में पोस्ट किए हैं। तो नंबर्स का रिएक्शन भी था, अच्छे नंबर्स पे, इसलिए चला भी। आज बायोकॉन शुरुआती कारोबार है, 5% तक की तेजी भी देखने को मिली। थोड़ा कूल ऑफ हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आउटराइटली ऊपर के लेवल या फिर कॉस्ट के आसपास ही हो तो इतना एवरेज करने की ज़रूरत है नहीं। बेटर ये कि थोड़ा नीचे या कुछ गैप मिले नीचे की तरफ, तब कोई फ़ायदा भी है एवरेज करने का, वरना आउटराइटली जाने को खास ऐसी जल्दी है नहीं इसमें। बाकी और नाम है उनको आप देख लीजिए, इंस्टेड, इप्का, डिवीज जैसे नाम है जो नीचे मिल रहे थे, उनको एक बार को फिर भी आप देख सकते हैं कंपेरेटिवली इन स्टॉक्स के। टाटा पावर 20-30 साल तक के लिए होल्ड करने वाला स्टॉक है। अश्विन जी, देश की सबसे बड़ी वैसे निजी पावर कंपनी है ये, और पुरानी हिस्ट्री, आज से नहीं है भी, बहुत पुराने सालों से, करीब 70-80 साल से ये है। महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू किए थे प्रोजेक्ट्स अपने, और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते बाकी इंडिया में पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी अभी, लेकिन डोमेस्टिक इनका होल्ड यहाँ पर बहुत बड़ा है महाराष्ट्र रीजन में। एनीवेज, लेकिन कोई भी स्टॉक, बीट टाटा पावर, बीट टीसीएस, बीट इन्फोसिस, बीट एनीवन, उनको आप अगर 20 या 30 साल के लिए होल्ड करना चाह भी रहे हो तो एक ही चीज़ बेटर है कि आप किसी भी तरह कोई भी कॉल लेने से पहले उसके क्वार्टरली नंबर्स या ईयरली नंबर्स या छमाही नंबर्स जो हैं उनको एक बार को देख भी लेना चाहिए। ज़्यादा बेटर आपको तब पिक्चर समझ में आएगी कि उसमें कॉल एक्चुअल में लेनी क्या है। कोई भी कंपनी, बीट टीसीएस और बीट रिलायंस, बीट इन्फोसिस, एनीवन, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक भी आप समय देंगे अगर उसको, तो उसके लिए आपको हर क्वार्टर, हर छमाही के नंबर एटलीस्ट एक बार देखने पड़ेंगे, तभी आप ज़्यादा उस पर टिप्पणी कर पाएंगे। कोई भी कंपनी हो, तो टाटा पावर को अगर आप होल्ड भी करना चाह रहे हैं तो उसे क्वार्टरली बेसिस के नंबर या छमाही बेसिस के नंबर या एटलीस्ट ईयरली बेसिस के नंबर्स देखते रहिए और उसके बाद कॉल लीजिए कि उसे इतने समय के लिए होल्ड करना है कि नहीं। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट और आपको रख देता हूँ कि एक टाटा पावर वैसे आपको एक भले ही 300, 150, 200 रुपये की रेंज में चलता हुआ स्टॉक दिख रहा है, लेकिन एक टाइम पे बहुत बढ़िया तेजी दिखा के 3-3.5 हज़ार रुपये तक भी गया था। 5 स्प्लिट आया था इस पर शायद 1:10 का, तो ये 300 रुपये की रेंज में आया, फिर वो 300 रुपये वाला शेयर टूट के कहीं आपको मिला है 280 या 110, 190 रुपये की रेंज में, तो बढ़िया तेजी वाली दिखा भी चुका है और उसके बाद इस तरह के लेवल्स में मिल रहा है। सो थोड़ी हिस्ट्री देख लीजिए इसकी और बाकी हर क्वार्टर के नंबर देख लीजिए, इक्विटी साइज देख लीजिए, आपकी सिचुएशन आपको क्लियरली इवेलुएट हो जाएगी करना क्या उसके बाद। हाउ मच अनलॉकिंग वैल्यू वाइज कैन वी एक्सपेक्ट रियलिस्टिकली इन रिलायंस? अनिल जी, इसके ऊपर तो वैसे एसओटीपी रिपोर्ट ही ज़्यादा आपको सही वैल्यूएशन दे पाएगी। वो मतलब अभी मेरे पास इस समय हैंडी नहीं है, लेकिन रिसेंटली एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि कितना एसओटीपी बनता है। एसओटीपी होता है कि सम ऑफ द पार्ट्स, यानी कि हर बिजनेस से कितना वैल्यू होता है। रिटेल का कितना वैल्यू है, टेलीकॉम का कितना वैल्यू है, बाकी इनके एंसिलरी बिजनेसेस का कितना वैल्यू है और ऑयल एंड गैस का कितना वैल्यू है, तो वो सबका मिला के सम एक रिलायंस का दाम बनता है। तो उसके हिसाब से आप ज़्यादा अच्छा वैल्यू इवेलुएट कर पाओगे कितनी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। कॉन्ग्लोमोरेट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने कभी इससे पहले सुना था कि रिलायंस का एनबीएफसी बिजनेस भी है जो कि डीमर्ज होकर मिलेगा एक शेयर पे। तो इस तरह के ऐसे बहुत मल्टीपल बिजनेस रिलायंस के पास हैं जो कि कभी ना कभी वैल्यू लॉक कर सकते हैं अगर फ्यूचर में कभी बोर्ड ने अप्रूव किया तो इन्हें। उस हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो शायद इसमें वैल्यू अनलॉक होते हुए दिखाई पड़ सकती है, और वैल्यू अनलॉक होती है तो अलग अलग डिवीज़न रहेंगे। 3 प्रोबेबल जो सेक्टर जिनमें ऐसे जो कंपनी के यूनिट्स हैं, इसमें एक रिटेल, टेलीकॉम और ऑयल एंड गैस, इनकी पहली प्रोबेबिलिटी मानी जाती है सबसे पहले डीमर्जर की या नए आईपीओ की, जैसी सिचुएशन बनेगी, और देन कम्स दिस एनबीएफसी एक और आ गया चौथा। तो कुछ वैल्यू अनलॉकिंग तो यहाँ पर होगी। अब कब, क्या, कैसे, कितना ड्यूरेशन, क्या रेशियोज, ये सब इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट किसी भी कंपनी में जो भी कॉन्ग्लोमरेट होती है, मिसाल तौर पे आईटीसी, मिसाल तौर पे एलएनटी, मिसाल के तौर पे रिलायंस, इनमें हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू लॉक करते रहें। आईटीसी ने पहले किया भी है, होटल बिजनेस अलग किया था, फिर बाद में उसको वापस अपने में मर्ज कर लिया, फिर दोबारा अब डीमर्जर की बातचीत हो रही है। आईटी डिवीज़न की डीमर्जर की बातचीत अक्सर उड़ जाती है। सो वो आईटीसी का केस है, एलएनटी केस में पहले ही वो कह चुके हैं 11 यूनिट उनकी हैं उनके पास जो अनलिस्टेड हैं अभी, उनको डीमर्ज करेंगे विद टाइम। अब तो ऐसे डीमर्जर आए होते रहेंगे, तो डिपेंड्स। तो इसलिए कॉन्ग्लोमरेट में हमेशा ये प्रोबेबिलिटी रहती है डीमर्जर की, कितना क्या रेशियो
वो क्लोजर टू डेट्स, भाव, प्राइस, एसओटीपी, इन सब पे ज़्यादा अच्छा इवेल्युएशन हो सकता है रियलिस्टिकली एटलीस्ट। और बाकी ये डिस्क्लेमर ज़रूर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस कंपनी को ओन करती है जिसके माध्यम पे आप ये चैनल देख रहे हो, तो उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस के पास है। ओके, अदानी ग्रुप स्टॉक्स ऑल डाउन, एनी रीज़न? तो सर क्या सोच रहे हो आप सौरभ जी? 3 दिन में 42% अदानी इंटरप्राइजेस चला, 3 दिन में करीब 35% अदानी पोर्ट चला, 3 दिन में ही करीब 38% अदानी विल्मर चला, नहीं 25% अदानी विल्मर चला, उसके बाद भी नीचे नहीं आएगा। इतना तो बनता है, वो तो मतलब शुक्र है कि कुछ कंपनियां तो 1-1.5% नीचे ही बंद हुए, वरना तो इस तरह की रनअप के बाद एटलीस्ट 5-5% के लोअर सर्किट लगने चाहिए थे। तो बढ़िया तेज़ी आई है, तो प्रॉफिट टेकिंग भी तो होगी ना कहीं, तो कूल ऑफ हो रहे हैं बेसिकली, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। बट एक तरफा तेज़ी मतलब पिछले 3 दिनों के अंदर आई है, तो 3 दिनों की तेज़ी अब कूल ऑफ कर रहा है। 3 दिनों में इतनी बड़ी रनअप था, रनअप में प्रॉब्लम नहीं है, बट रनअप का जो क्वांटम है वो बहुत जल्दी है, जिसकी वजह से मार्केट ने उसे थोड़ा सा कूल ऑफ किया। तो एक दिन का कोई फॉल इतना कोई बड़ा फॉल नहीं, और कोई न्यूज़ फ्लो ऐसा अभी है नहीं जिसमें इतना बड़ा कोई सेल ऑफ डिस्काउंट किया गया हो। तो कल वापस नॉर्मल हो जाएंगे सिचुएशन, अकॉर्डिंगली आप इसमें नज़र रखिएगा। बिरला सॉफ्ट, टाटा मोटर, इन्फोसिस में से कौन से ऐड कर सकते हैं? बेटर तो सर सत्यम जी सो फार इन्फोसिस है इन तीनों में एटलीस्ट, क्योंकि बिरला सॉफ्ट चल चुका और टाटा मोटर चल चुका। टाटा मोटर नए हाई पर है, बिरला सॉफ्ट भी बढ़िया तेज़ी नंबर्स के बाद दिखा चुका है। इन्फोसिस में उतनी तेज़ी कंपेरेटिवली नहीं आई है, तो बेटर सिचुएशन में तो इन्फोसिस है। अदरवाइज आप अगर आईटी में ढूंढ रहे हो, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, 3 और अच्छे नाम हैं, इनको भी आप देख सकते हो कंपेरेटिवली इन्फोसिस के। लेकिन बाकी दोनों में बढ़िया रनअप आ चुका, तो उनको तो अवॉइड ही करिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो। डिक्सन बाइंग प्राइस 4800, राइट टाइम टू एवरेज या टीसीएस में एवरेज करूँ? ज़्यादा बेटर है टीसीएस, क्योंकि चिराग जी आज चल गया 6%, 8%। डिक्सन कल चला था नंबर्स से पहले 6%, परसों चला था 6%, कल भी चला था करीब आधा 2%, तो 12, 14, 15% तो ये चल चुका है ऑलरेडी स्टॉक। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद एवरेज करने का कोई लॉजिक ज़्यादा समझ में नहीं आता। चली हुई चीज़ पर एटलीस्ट एवरेज क्यों करना आप? तो जो चीज़ नीचे मिल रही है उस पर एवरेज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। डिक्सन दोबारा नीचे कहीं मिल जाए तो आप कॉल लीजिएगा, लेकिन एक तरफा तेज़ी के बाद रिस्क की बेट ज़्यादा है। मतलब आज लगा था कि सबको कि शायद प्री पोजीशनिंग हो गई है अब डिक्सन में, और इसीलिए नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग आएगी जो अशोक लेलैंड में आई थी, लेकिन आया नहीं अशोक लेलैंड में, और उल्टा वो डिक्सन के अंदर प्रॉफिट टेकिंग की बजाय एक बढ़िया तेज़ी आई। पहले हाफ में एक झटका नीचे का दिया, लेकिन लोअर लेवल से वापस पुल बैक आया और बहुत स्ट्रांगली निकल गया। सो शॉर्ट कवरिंग ही थी बेसिकली। तो इंस्टेड आप इसकी बजाय टीसीएस को देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर एंड प्रेफरेबल बेट है सो फार, क्योंकि वो नीचे के दाम पे मिल रहा है कंपेरेटिवली डिक्सन के, तो वो एक बार को अच्छी बेट हो सकती है। नुवोको विस्टा फॉर नेक्स्ट 1 ईयर एंड जीएमएम फॉडलर। अनिल जी, जीएमएम में तो प्रमोटर का चेंज जो हुआ है वो उसके बाद थोड़ी सिचुएशन ट्रबलसम है रादर। जो फॉडलर निकले हैं और जीएमएम आ गए हैं पूरी तरह से, उसके बाद से थोड़ी एमएनसी ओनरशिप या एमएनसी प्रीमियम जो कमांड करता था वो स्टॉक वो चला गया उसके पास से। सो उसको तो अभी छोड़िए। अब आता है तीसरा नाम आपका नुवोको विस्टा, नुवोको सीमेंट वाला आई थिंक, हाँ 5वां सीमेंट सबसे बड़ा प्लांट जो है। इस केस में भी सर जो मतलब 2 कंपनीज अच्छी हैं, देश की सबसे बड़ी 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। पहली अल्ट्राटेक, अंबुजा एसीसी, श्री एंड दिस बिरला सॉफ्ट के बाद ये आती है, बिरला कॉप के बाद माफ़ कीजिएगा ये आती है। सो कंपनी तो अच्छी है, बट वैल्यूएशन महंगा था जब इसका आईपीओ आया था तब, तो वैल्यूएशन वाले पार्ट को बाजार ने इवेलुएट कर डाला, जैसे ये लिस्ट हुआ उसके बाद से 2 दवा के बराबर कर दिया। सो नीचे के दाम पर इट्स अ गुड कंपनी टू एसर्टेन, क्योंकि ये कोई ना कोई टेक ओवर कैंडिडेट भी बन सकता है ये, क्योंकि निर्मा ग्रुप की कंपनी है और बीच में खबर उठी थी किसी बड़े ग्रुप्स की इसको खरीदने को लेकर, लेकिन वो खबर थी महज, कोई पुष्टि नहीं हुई उसकी। सो एक अच्छा टेक ओवर कैंडिडेट भी हो सकता है। सीमेंट में अगर कंसोलिडेशन होता है तो कैपेसिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है एक्विजिशन कर लेते हैं। तो अल्ट्राटेक ने इसी तरह अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, अदानी समूह ने इसी तरह से एंट्री करी है, एसीसी भी ऐसी कैपेसिटी बढ़ाता है विद टाइम। सो बेटर यही है कि आप बने रहो। तो अगर देख रहे हो तो नुवोको इज़ अ बेटर कंपनी, लेकिन बाकियों में अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करना, कि वहाँ पे कुछ समीकरण बदले हैं। पहले एमएनसी था, अब इंडियन कंपनी है, तो प्रीमियम कमांड जो करता था पहले 70 का मल्टीपल और 60 का मल्टीपल, वो पूरी तरह शेड ऑफ हो जाएगा। सो इसलिए उसको आप एक बार को अवॉइड कर सकते हो। सुबेक्स में क्या करें? अभी मेरी कॉस्ट प्राइस से 25% डाउन है। दीपक जी, तेज़ी मिले, भाव वहाँ निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। सबसे बढ़िया यही है, क्योंकि ये बहुत ही हाई रिटेल ओन्ड स्टॉक है,
और रिटेल ओन स्टॉक में यूजुअली पैसा नहीं बनता, ये हिस्टोरिकली तब तक देखने को मिला है। सो बेटर ये है कि कहीं भी कोई तेज़ी मिले वो ज़्यादा बेटर आपके लिए चॉइस रहेगी निकलने की। अच्छे अच्छे नाम हैं आईटी में, आप उनमें चले जाओ इस कंपनी के कंपैरिजन में। इसमें कोई भी तेज़ी मिले इस्तेमाल करिए निकलने के लिए। एनी सीमेंट स्टॉक यू वुड लाइक टू सजेस्ट एट नाउ? CMP ऑलरेडी 30 शेयर्स ऑफ अल्ट्राटेक एंड 6100, 5% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो। तो मिश्रा सर, अगर अल्ट्राटेक ही नीचे मिले तो पहले तो वही ऐड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी सीमेंट की इज़ अल्ट्राटेक, क्योंकि 130 मिलियन टन की कैपेसिटी नियर टर्म में कोई नहीं हिट करने वाला है इस तरह की कैपेसिटी के साथ। और अगर वो ग्रासिम और पेंट के बिजनेस में एक्सपैंड करके ग्रासिम के थ्रू, तो वो और इनको एज दे देगा। सो मार्केट शेयर में डोमिनेंट हैं, लार्जेस्ट प्लेयर हैं, हाईएस्ट वाइट सीमेंट की कैपेसिटी है, तो अल्ट्राटेक इज़ द बेस्ट वन। देन कम सेकंड बेस्ट में आता है श्री सीमेंट। चलो श्री थोड़ा महंगा है, नंबर्स के बाद नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन इतना बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देन कम्स ACC अंबुजा। इस केस में को अगर मैं इसको स्किप भी कर दूं तो देन कम्स बिरला कॉप एंड नुवोको एंड श्री एंड JK सीमेंट। ये 3 कंपनियां आती हैं उसके बाद। तो इनमें बिरला कॉप एंड JK की एक चॉइस आप ले सकते हो। नुवोको में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट वो वैल्यूएशन महंगा और टेक ओवर कैंडिडेट है। सो ज़्यादा बेटर नंबर में JK सीमेंट की फिर भी लगते हैं कंपेरेटिवली, क्योंकि वो F&O से बाहर निकला है और उसके बाद सिचुएशन थोड़ी बेटर होती है। तो ज़्यादा बेटर कंपेरेटिवली JK सीमेंट है। इन केस अगर आप कोई ढूंढ रहे हो, JK लक्ष्मी नहीं, JK सीमेंट जो बड़ा वाला है, उसके लिए बेस्ट लेवल टू बाय इज 2400 और 1800। ये लेवल्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना 2700 के आसपास भी मिल जाए तो इट्स अ गुड जोन टू एक्यूमुलेट। तो आप उनको देख सकते हो एक बार वो फिर भी। सीएट बर्गर किंग फॉर 10 ईयर्स। सीएट कैन बी, बर्गर किंग तो अवॉइड ही करो सर, क्योंकि वो बीच में टेक ओवर की खबर उठी थी कि कोई इसे एक्वायर कर सकता है, लेकिन रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, लेकिन फिर वो डिनाइल भी आ गया जुबिलेंट फूड की तरफ से कि वो एक्वायर नहीं कर रहे हैं। सो इस खबर पे चला था। नंबर्स अच्छे थे इस क्वार्टर के वैसे, और कॉन कॉल भी अच्छी थी, जिसकी वजह से भी उस दिन बहुत अच्छा रिएक्शन था, करीब 11-15% के आसपास। बट अगेन वो 120 रुपये के आसपास सप्लाई आ जाएगी, क्योंकि वो IPO का दाम है, तो वो सप्लाई वहाँ पर मेजर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अदरवाइज सीएट इज़ अ गुड कंपनी, बट 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 15 ईयर्स, 50 ईयर्स, वट एवर ईयर्स, उनकी प्रोबेबिलिटी एक ही तरीके से तय होती है कि आप हर क्वार्टर बाय क्वार्टर, हर छमाही बर छमाही, हर साल दर साल उसके नंबर्स पे नज़र रखना ये मतलब नहीं होता कि किसी एक क्वार्टर के नंबर बहुत ख़राब आ गए तो आप पैनिक में आ गए। तो 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर इस सिचुएशन को इवैल्यूएट करना कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब एशियन पेंट 2 क्वार्टर में ख़राब नंबर थे, 2500 आया, अच्छे नंबर आ गए, वापस 3600 आ गया। सो वो अपने आप ही नंबर्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे। डिवीज नंबर्स ख़राब आए, 2700 आया, नंबर बेटर आए, फिर चला 3200-3400, फिर नंबर ख़राब आ गया, फिर 3100 आया, फिर पुल बैक आया, फिर 3600 आ गया। सो नंबर ख़राब के ऊपर 1-2 बार रिएक्शन आते रहेंगे, बट विद टाइम, मतलब अगर वो ब्रांड है, बढ़िया कंपनी है, तो नंबर वापस रिकूप कर लेगा। तो वन ऑफ नंबर्स ख़राब है, किसी इवेंट की वजह से ख़राब है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज़ अच्छी कंपनी है तो आप आराम से बने रह सकते हो, टाइम भी दे सकते हो। बट कीप ऑन इवैल्यूएटिंग, हर तिमाही, हर छमाही में, उसके बाद ही कॉल लेना, चाहे कितने साल के लिए भी लेनी हो आपको। सुजलॉन में न्यूज़ फ्लोज है, हाँ ये बात सही है मलिक सर, सुजलॉन में न्यूज़ फ्लोज है। पिछले 4 सत्रों में 550 मेगावाट के ऑर्डर सुजलॉन को मिल चुके हैं। ये मतलब BSE पर है, और न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुधरे हैं, क्योंकि वो ऑर्डर फ्लोज भी अगर आप देखोगे तो कहीं 20-25 मेगावाट के ऑर्डर से शुरू हुआ था, फिर 50, फिर 65, फिर 75, 90 मेगावाट, लास्ट वाला था 200 मेगावाट जिसके ऊपर 15% चला था, और आज 300 मेगावाट जिसके ऊपर करीब 10% चला है। तो रिएक्शन भी बहुत तेज़ है और ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। राइट्स भी पूरा हुआ है, 8-8.5 रुपये पर राइट्स है इनका, वो ख़त्म हुआ है अभी, और उसके बाद से ये ऑर्डर में इंप्रूवमेंट आया है। नंबर्स अवेटेड है, शायद 30 तारीख को इनके नंबर्स आने हैं, 30 मई को लास्ट दिन ही इनके नंबर, इनके और 2-4 और कंपनी के नंबर्स वो आने हैं। सो लेकिन अगेन इट्स अ पेनी स्टॉक, तो हमेशा इसमें सप्लाईज रहेंगी, वो 10 रुपये के ऊपर, 15 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये पे, तो मोमेंटम को आप पकड़ो और मोमेंटम में निकल जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो कि मल्टी बैगर बनेगा, तो उसके लिए नंबर्स देख लेना कि ऑर्डर्स तो ठीक है, नंबर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, 1 लॉस बहुत, डेट बहुत, ये 2-3 चीज़ें हैं, प्लस इक्विटी साइज़ मेगा है, तो वो इक्विटी साइज़ को सोर्स करना, मतलब सर्विस करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सुजलॉन के साथ हमेशा कंसर्न रही हैं। वंस अ निफ्टी स्टॉक, पहले एक ज़माने में निफ्टी में होता था ये, लेकिन अब तब से जब से सिचुएशन बिगड़ी, तब से बिगड़ी पड़ी है। तो ज़रा पहले सिचुएशन नंबर्स पे रिफ्लेक्ट हो जाए तो एक बार को देखना, लेकिन अभी के लिए हाँ न्यूज़ फ्लोज तेज़ हैं, मोमेंटम भी अच्छा है,
लेकिन मोमेंटम प्ले कर पाओ तो ही आप इसमें कॉल लेना कोई भी तरह की। L&T टेक तेजस्वी कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और रिसेंटली एक फंड मैनेजर से हमारी बात हुई थी, तब उन्होंने ये बात, मैंने उनसे ये सवाल पूछा भी था कि अगर आईटी में, उन्होंने मुझे बोला था टेक महिंद्रा एक अच्छा ऑप्शन है, HCL टेक अच्छा ऑप्शन है जिसमें वो एंटर कर रहे थे, वो इनफैक्ट अपनी पोजीशंस ले रहे थे, तो उन्होंने बताया था कि ये अच्छी कंपनी है, इनमें देख सकते हैं। तब मेरा उनसे सवाल था कि L&T टेक क्यों नहीं, तो उन्होंने एक सवाल का जवाब ये दिया था कि किसी बड़े फंड में अगर कोई बड़ा फंड पैसा डालता है जिसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कोई विदेशी फंड होता है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि L&T टेक सस्ता है टेक महिंद्रा से, क्योंकि टेक महिंद्रा 14, 15, 17 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, L&T टेक 30, 40 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। उसमें एडजस्टमेंट होने बाकी हैं क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन हुआ है 2 कंपनियों का, और वो इंटीग्रेशन का इम्पैक्ट या फिर वैल्यूएशन वाला पार्ट स्ट्रेस्ड, तो वो पार्ट को थोड़ा सबड्यूड होने में समय लगेगा। अगर आप सस्ता कुछ ढूंढ रहे हो तो HCL टेक, टेक महिंद्रा, TCS ये सस्ते ऑप्शन है, मतलब वैल्यूएशन वाइज सस्ते हैं, भाव वाइज मत सोचा करो, भाव सस्ता नहीं होता, भाव और वैल्यूएशन में, वैल्यू और वैल्यूएशन में बहुत अंतर होता है। तो किसी चीज़ की कीमत और औकात दोनों में अंतर होता है। तो कीमत होती है वो जो आप सुज़लॉन टाइप शेयरों में देख रहे हो, औकात होती है वो जो कि आप वैल्यूएशन के हिसाब से सोचते हो। तो HCL टेक, टेक महिंद्रा ये सब सस्ते शेयर हैं, L&T टेक इस थोड़ा कॉस्टली साइड पर, इसलिए वो जस्टिफाई नहीं करता। तो थोड़ा नीचे मिल जाए तो बेटर है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टोरी है। यू कैन ऑलवेज एक्यूमुलेट इट इन एवरी फॉल और कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग विद टाइम। वो एक लंबी बड़ी क्वांटिटी आप तभी उठा पाओगे जब आप छोटे छोटे चंक्स में से विद टाइम इकट्ठा करते रहोगे। वैसे आप करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेदांता लॉन्ग टर्म 278 रुपये की है सर, डिविडेंड स्टोरी है, जब तक डिविडेंड मिल रहा है तब तक अच्छा है। डिविडेंड जिस दिन खत्म हुआ स्टोरी फिर कैसे रहेगी पता नहीं, क्योंकि डेट अभी भी बहुत हाई लेवल पर है और कंपनी डेट रीपेमेंट से ज़्यादा फोकस कर रही है डिविडेंड पेमेंट के ऊपर। तो अगर डेट रीपे नहीं हुआ जल्दी ही तो वो शायद कंसर्न इनके लिए गोइंग फॉरवर्ड बन सकता है। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे आज सवाल पूछे। आपसे मुलाकात हुई कल वीकली एक्सपायरी के दिन, और आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।